Hello friends, welcome to my YouTube channel विद्यार्थी साइड. दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार. हमने प्रीवियस क्लास में आइडियलिज्म को पढ़ा था. आज की क्लास में हम रियलिज्म को पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास. यहाँ पर मैंने रियलिज्म का इंट्रोडक्शन दिया है, तो इसके इंट्रोडक्शन को एक बार पढ़ लेते हैं. क्या लिखा है? रियलिज्म कंसीडर दैट द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ रियल. रियलिज्म ये मानता है कि भौतिक संसार ही सत्य है. इट बिलीव्स that the matters or objects are real because it can observe and experience through our sense organs. रियलिज़म ये मानता है कि मैटर्स ही जो हैं वो रियल हैं क्योंकि इन्हें हम अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं. इट ऑलमोस्ट अपोज्ड आइडियलिज्म बिकॉज आइडियलिस्ट सेज दैट आइडियाज़ आर रियल बट रियलिज्म क्रिटिसाइज दैट आइडियाज़ कैन नॉट बी ऑब्जर्वेबल सो इट इज़ नॉट रियल. रियलिज़म का स्प्रिंग अप आइडियलिस्ट के अगेंस्ट हुआ था क्योंकि आइडियलिस्ट ये मानते थे कि आइडिया ही रियल है, लेकिन रियलिज़म ने इसको क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने ये कहा कि आइडिया को हम ना तो देख सकते हैं ना उसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, तो ये रियल नहीं है. रियल वो सारी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, यानी कि मैटर. रियलिज़म सेज दैट मैटर एग्जिस्ट आउटसाइड आवर माइंड that can be observed and experienced so that matter is real. रियलिज़म ये मानता है कि जो मैटर है यानी कि रियलिटी वो आउटसाइड ऑफ द माइंड है, यानी विचार हमारे मन के अंदर होते हैं जिन्हें हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, लेकिन मैटर ये मन से बाहर की दुनिया है यानी फिज़िकल वर्ल्ड है जिसे हम देख भी सकते हैं और एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं. रियलिज़म बिलीव्स दैट माइंड परसीव्ड नॉलेज ऑब्जेक्टिवली एंड इंडिपेंडेंटली. इसका मतलब है कि जो हमारा माइंड है वो ऑब्जेक्टिवली नॉलेज को परसीव करता है, जबकि आइडियलिज्म कहता है कि हमारा माइंड सब्जेक्टिवली नॉलेज को परसीव करता है. सब्जेक्टिव का मतलब होता है व्यक्तिगत अनुभव, जिसे आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं. मान लीजिए जैसे अगर आपको कहीं चोट लगी है और दर्द हो रहा है तो उस दर्द का अनुभव आप खुद कर सकते हैं, कोई दूसरा उस दर्द का अनुभव नहीं कर सकता. और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है वस्तुनिष्ठ. जैसे किसी को बुखार आता है तो आप उसके बुखार को थर्मामीटर से चेक करते हैं और उस थर्मामीटर में जो टेम्परेचर आता है वो टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है और उस टेम्परेचर को सभी ऑब्जर्व कर सकते हैं, सभी उसको देख सकते हैं. जबकि दर्द आप किसी को नहीं दिखा सकते हो, ना किसी को अनुभव करा सकते हो. और यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट नॉलेज की बात हो रही है वो ये है कि माइंड जो भी नॉलेज रिसीव करता है वो किसी पर डिपेंड नहीं है, यानी कि किसी के दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं है. जैसे 2 और 2 4 होते हैं, ये इंडिपेंडेंट नॉलेज है. जबकि अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि ये फूल कितना सुंदर है तो किसी के दृष्टिकोण से हो सकता है वो फूल ज़्यादा सुंदर हो और किसी के दृष्टिकोण से वो फूल कम सुंदर हो सकता है. अब इसका लास्ट पॉइंट है, Man can discover or explore the material reality with the use of science and common sense. इसका मतलब है कि फिजिकल वर्ल्ड यानी कि मटेरियल रियलिटी को आप साइंस और कॉमन सेंस के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हो, उसे डिस्कवर कर सकते हो. ओवरऑल रियलिज्म की फ़िलॉसफी ये कहना चाहती है कि आइडिया रियल नहीं हो सकता क्योंकि आइडिया ऑब्जर्वेबल नहीं है. हम उन चीज़ों को रियल कह सकते हैं जो ऑब्जर्वेबल हैं, जिन्हें हम सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनकी हम साइंटिफिक स्टडी कर सकते हैं, जिनको प्रूफ किया जा सकता है. वो सारी चीज़ें रियल हो सकती हैं, आइडिया रियल नहीं हो सकता. यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स के थ्रू रियलिज्म की फ़िलॉसफी समझाने की कोशिश की है. यहाँ पर 3 पिक्चर पेस्टेड हैं. पहली सेंस ऑर्गन, दूसरी माइंड और तीसरी रियलिटी. जैसे हमने अपने सेंसेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन रिसीव की, उसके बाद हमने माइंड को ट्रांसफ़र किया और वहाँ पे एक आइडिया जनरेट होता है. यहाँ तक की फ़िलॉसफी तो आइडियलिज्म की फ़िलॉसफी है, लेकिन रियलिज़म इसके आगे की बात करता है. रियलिज़म ये कहता है कि जब तक आइडिया माइंड में है वो ऑब्जर्वेबल नहीं है, यानी कि वो रियलिटी नहीं है. जब तक कि आप उसे एक्सटर्नल वर्ल्ड में अपीयर ना करो या विजिबल ना करो तब तक आइडिया रियलिटी में नहीं बदल सकता. यानी कि आइडिया जब तक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं आ जाता वो रियल नहीं हो सकता. तो ये था हमारा रियलिज़म का बेसिक कॉन्सेप्ट. अब इसके बाद पढ़ेंगे हम फादर ऑफ रियलिज़म के बारे में. द फादर ऑफ रियलिज़म फिलॉसफी इज़ एरिस्टोटल. ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ प्लेटो. एरिस्टोटल प्लेटो का ही शिष्य था, लेकिन फिर भी
वो अपने टीचर से यानी प्लेटो की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं था। इसीलिए उसने अपनी एक अलग आइडियोलॉजी दी जिसे रियलिज्म कहा जाने लगा। एरिस्टोटल प्लेटो की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं था। उसकी आइडियोलॉजी प्लेटो की आइडियोलॉजी से वेरी करती थी। इसीलिए एरिस्टोटल ने अपनी एक अलग आइडियोलॉजी इस्टेब्लिश की जिसे आज की डेट में हम रियलिज्म के नाम से जानते हैं। एरिस्टोटल की आइडियोलॉजी के कुछ मेन कॉन्सेप्ट हैं जैसे मटेरियल वर्ल्ड, यूनिवर्सल लॉ और कॉज एंड इफेक्ट। एरिस्टोटल ये कहता है कि नॉलेज हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिलती है, प्रूफ करने से मिलती है, ना कि थिंकिंग करने से। जबकि प्लेटो ये कहता है कि हमें नॉलेज थिंकिंग करने से रिसीव होती है। यहाँ पर मैं आपको मटेरियल वर्ल्ड, लॉ ऑफ नेचर एंड कॉज एंड इफेक्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे कि आपको एरिस्टोटल की आइडियोलॉजी और अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड से मतलब है इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जब तक हम उनकी साइंटिफिक स्टडी नहीं कर लेते हैं, यानी कि उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से एक सिस्टमेटिक स्टडी नहीं कर लेते हैं, तब तक हमें ट्रू नॉलेज नहीं मिलेगी। इसके बाद है लॉ ऑफ नेचर। इसका मतलब है कि हमें प्रकृति के नियमों को जानना चाहिए और उसे समझना चाहिए और उसी के हिसाब से हमें ढल जाना चाहिए। इसके बाद है कॉज एंड इफ़ेक्ट, यानी कि यूनिवर्स में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनका कारण और उनका प्रभाव, इन दोनों को ही जानना चाहिए। इसके बाद पढ़ेंगे हम एक्सपोनेंट एंड प्रोपोनेंट ऑफ रियलिज्म फिलॉसफी। यहाँ पर मैंने 2 कॉलम दिए हैं, वेस्टर्न एक्सपोनेंट एंड इंडियन प्रोपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है विचारधारा को समर्थन करने वाले और प्रोपोनेंट का मतलब होता है जिन्होंने विचारधारा की शुरुआत की है। रियलिज्म के वेस्टर्न एक्सपोनेंट हैं फ्रांसिस बेकन, जॉन लॉक और जॉन मिल्टन। इसके बाद इंडियन प्रोपोनेंट की बात करें, यानी यथार्थवाद की शुरुआत भारत में कैसे हुई, महर्षि कणाद ने, जो कि वैशेषिक दर्शन के फाउंडर माने जाते हैं, और दूसरे हैं महर्षि गौतम, जिन्हें न्याय दर्शन का फाउंडर कहा जाता है। अब इसके बाद हम मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी ऑफ रियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। रियलिज्म की मेटाफिज़िक्स में मैटर या ऑब्जेक्ट इसको रियल माना है और माइंड को ऑब्जेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट बताया है। इसके बाद है एपिस्टेमोलॉजी, यानी सोर्स ऑफ नॉलेज। इसमें सेंस ऑर्गन्स को सोर्स ऑफ नॉलेज माना है, साइंटिफिक मेथड को सोर्स ऑफ नॉलेज माना है और ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स को सोर्स ऑफ नॉलेज माना है। इसके बाद है एक्सियोलॉजी। इसमें यूनिवर्स के लॉ को एक्सेप्ट करने की बात कही गई है। इसका मतलब है कि हमें नेचर ऑफ लॉ को फॉलो करना चाहिए। इसका एक फ़िलासफ़िकल एग्जांपल देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने अगर कोई शेर आ जाता है तो आपको उस टाइम क्या करना चाहिए। नेचर ऑफ लॉ कहता है कि आपको वहाँ से भाग जाना चाहिए, ना कि शेर से लड़ना चाहिए, क्योंकि शेर ज़्यादा ताकतवर है। ये था एक फ़िलासफ़िकल एग्जांपल। इसका एक साइंटिफिक एग्जांपल भी है। जैसे आपने छोटी क्लासेस में या 7th 8th में पढ़ा होगा अनुकूलन वाला चैप्टर, यानी अडेप्टेशन, जिसमें एनिमल्स अपने न्यू एनवायरनमेंट में अडेप्टेशन करते हैं, यानी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये था एक साइंटिफिक एग्जांपल। इसका एक सोशल एग्जांपल भी है कि जिस तरीके से समाज में परिवर्तन होता है तो हमें परिवर्तन के साथ ढल जाना चाहिए। जैसे टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो हमें टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर लेना चाहिए। इसका सेकंड पॉइंट है वैल्यू ड्राइव फ्रॉम साइंटिफिक नॉलेज। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि वैल्यूज़ का मतलब एस्थेटिक से भी होता है और व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग इससे भी होता है। यानी जब हम किसी चीज़ की साइंटिफिक स्टडी करते हैं तब हमें उसकी ट्रू नॉलेज रिसीव होती है और उसी के बाद हमें पता चलता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। इसके बाद पढ़ेंगे हम फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म के 3 फॉर्म्स हैं, ह्यूमैनिस्टिक रियलिज्म, सोशल रियलिज्म और सेंस रियलिज्म। ह्यूमैनिस्टिक रियलिज्म में ह्यूमंस के वेलफेयर की बात की गई है और ये वेलफेयर कैसे पॉसिबल है, एजुकेशन के थ्रू। इसका सेकंड पॉइंट है इट फोकस ऑन सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट, यानी ह्यूमैनिस्टिक रियलिज्म में ह्यूमंस के सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है। इसके बाद है सोशल रियलिज्म। इसका कंसर्न ह्यूमन बीइंग के हैप्पीनेस और सक्सेस को लेकर है। ह्यूमन बीइंग की हैप्पीनेस एजुकेशन सिस्टम पर डिपेंड करती है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमें एम्प्लॉयमेंट देता है और एम्प्लॉयमेंट से हमारी अर्निंग होती है और अर्निंग से हैप्पीनेस और सक्सेस आती है। इसके बाद है सेंस रियलिज्म। इसका फर्स्ट पॉइंट है
इट बिलीव दैट नॉलेज रिसीव थ्रू द सेंसेस। सेंस रियलिज्म ये मानता है कि हमें ट्रू नॉलेज सेंसेस के थ्रू मिलती है। इसका सेकंड पॉइंट है ऑल नॉलेज एग्जिस्ट इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, यानी कि जितनी भी नॉलेज एग्जिस्ट करती है वो सब एक्सटर्नल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, बस हमें उस नॉलेज को एक्सप्लोर और डिस्कवर करने की ज़रूरत है। इसके बाद है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ रियलिज्म, जिसमें पहला है एम ऑफ एजुकेशन। इसका फर्स्ट पॉइंट है टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर रियल लाइफ। हमें बच्चों को ऐसा तैयार करना चाहिए कि वो रियल लाइफ में सर्वाइव कर सकें। दूसरा है टू प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। हमें बच्चों के सेंसेस को बहुत अच्छे से ट्रेंड करना चाहिए। इसका तीसरा है टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड। हमें बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। इसका चौथा है टू प्रिपेयर चाइल्ड फॉर सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ। बच्चों को ऐसा तैयार करो कि वो अपने जीवन में हैप्पी रह सकें और सक्सेस हो सकें। इसके बाद है करिकुलम। इसका फर्स्ट पॉइंट है टू डेवलप करिकुलम एज पर द नीड ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में प्रेजेंट टाइम पर क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग डेवलप करना चाहिए हमें करिकुलम। दूसरा है वोकेशनल एजुकेशन। ऐसा करिकुलम बनाया जाए जिससे बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दी जा सके। तीसरा है साइंस एजुकेशन। बच्चों को साइंस की एजुकेशन भी दी जानी चाहिए। उसके बाद है लैंग्वेज, आर्ट एंड लिटरेचर। रियलिज्म में लैंग्वेज, आर्ट और लिटरेचर पर थोड़ा कम फोकस किया गया है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है। इसके बाद है टीचिंग मेथड्स। रियलिज्म में कुछ टीचिंग मेथड्स सजेस्ट किए गए हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंट मेथड, प्रैक्टिकल मेथड, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक मेथड, टूर एंड ट्रैवल मेथड। इसके बाद है टीचर। रियलिज्म के अकॉर्डिंग टीचर को कैसा होना चाहिए? टीचर शुड बी अवेयर अबाउट स्टूडेंट्स नीड। टीचर को अपने स्टूडेंट्स की नीड के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा है टीचर शुड बी हैव मास्टरी ऑन देयर सब्जेक्ट, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ। यानी टीचर को अपने सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल होनी चाहिए, फिर वो थ्योरी में हो या फिर प्रैक्टिकल में। इसके बाद है स्टूडेंट। रियलिज्म में स्टूडेंट के बारे में क्या कहा है? स्टूडेंट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी स्टूडेंट को इस संसार का या इस वर्ल्ड का एक पार्ट माना है। जैसे हम ऑब्जेक्ट की एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं, उसी तरीके से हमें स्टूडेंट की भी एक साइंटिफिक स्टडी करनी चाहिए, यानी उसकी साइकोलॉजी का अच्छे से पता लगाना चाहिए। इसके बाद है स्टूडेंट शुड फील एंड कनेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट, यानी स्टूडेंट को उसके रियल एनवायरनमेंट के साथ कनेक्शन फील होना चाहिए। इसके बाद है स्टूडेंट शुड लर्न बाय एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड इन अ साइंटिफिक मैनर, यानी बच्चा खुद से एक्सप्लोर करे, खुद से सीखे, और जो भी वो सीखे वो साइंटिफिक मैनर में सीखे, एक सिस्टमैटिक ढंग से सीखे। इसके बाद है डिसिप्लिन। रियलिज्म में सेल्फ डिसिप्लिन की बात की गई है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम इस फिलॉसफी से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स इतने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं कि हमें एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व करने में मदद करते हैं। इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे साइंस, कॉमन सेंस, एक्सप्लोर, मटेरियल वर्ल्ड और मैटर। तो आज की क्लास में हमने रियलिज्म को भी कवर कर लिया है। मैंने रियलिज्म को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल्स के थ्रू, क्योंकि एग्ज़ाम्स में कोई भरोसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से फैक्चुअल क्वेश्चन आए या फिर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आए। इसीलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको रियलिज्म का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, और लैंग्वेज भी बहुत ईजी रखी है जिसे आप अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे। मैंने बहुत ही ज़्यादा टफ़ लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मैं भी एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हूँ। मैंने भी जब एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था और मैंने जब प्रिपरेशन करी थी तो मैंने इंग्लिश में ही अटेम्प्ट किया था एग्ज़ाम, और इंग्लिश में ही प्रिपेयर किया था। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इंग्लिश थोड़ा सा टफ़ लगता है, लेकिन उसको भी थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में अगर प्रेजेंट किया जाए तो कंटेंट अच्छा होता है और अच्छे से समझ में भी आता है। और अगर हम एग्ज़ाम को अगर इंग्लिश लैंग्वेज में अटेम्प्ट करें तो हमारे थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं नेट क्लियर होने के। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप थोड़ा सा कोशिश करें कि आप इंग्लिश में उसको प्रिपेयर करें, जिससे कि आपका नेट भी जल्दी से जल्दी क्लियर हो। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।